चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ गया है। बहुत जल्दी टूर्नामेंट चालू होने वाला है। सारी टीमों ने अपने 15 मेंबर स्क्वाड डिक्लेयर किए थे कुछ 2-3 हफ्ते पहले। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते फाइनलाइज रिवाइज स्क्वाड की लिस्ट आ चुकी है। इंजुरीज वगैरह सबका पता चल चुका है। हम लोग आपके पास फिर से आए हैं। हम लोग एक एक करके स्क्वाड्स को रिव्यू करेंगे। और हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं नन अदर देन हमारा अपना इंडिया। एंड हम लोग उसके साथ ही आपके साथ रिव्यू करेंगे पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जर्नी यहाँ तक आते आते बहुत ही डिफरेंट लेवल तक रहा है। बट अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2017 अनुकुल, जहाँ पे लास्ट अपना चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, पाकिस्तान इंडिया में क्लैशेस हुए थे। इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पाकिस्तान ने 180 रन से करारी मात दी थी। वो दिन है और आज का दिन है। इंडिया का ग्राफ ऊपर गया है। 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, ओडीआई का लास्ट आईसीसी इवेंट, वहां पे इंडिया ने स्टेलर परफॉर्मेंस दिया था। अनबीटन था टिल द फाइनल, जब वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था। और पाकिस्तान का भी ओडीआई परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा ऐसा रहा है इस दौरान। तो यहाँ पे ये मैच तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मैच चालू होने से पहले और टीम्स अनाउंस होने के बाद सबसे बड़ा जो चर्चा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो रहा है होस्टिंग राइट्स को लेकर। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे। पाकिस्तान में 30 साल के बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है ना कुल। जी हाँ स्वानंद। और पाकिस्तान में तो हो रहा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। काफी नहीं जाएगा। उसमें काफी उसमें चर्चाएं हुई, काफी बातचीत हुई। लेकिन फाइनली आईसीसी इंडिया के दबाव के आगे बोलो या इंडिया के एक्सपेक्टेशन के आगे झुक गया। और ये इंडिया के मैचेस पूरे दुबई में खेले जाएंगे, और जो कि अच्छा भी है मेरे ख्याल से। और स्टेडियम्स बनेंगे कि नहीं, टाइम से पहले रेडी होंगे कि नहीं, पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा कि नहीं, क्या कैप्टन वहां पे ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाएंगे कि नहीं, ये सब चर्चाएं अभी पीछे छोड़ते हुए हम सबका फोकस है 19 फरवरी 2025 को टूर्नामेंट चालू हो रहा है। आइए आपके साथ रिव्यू करते हैं पहले इंडिया और फिर पाकिस्तान के स्क्वाड्स। तो स्वानंद, जैसा आपने इंट्रो में बताया कि हमने रिवाइज स्क्वाड इंडिया टीम ने अनाउंस किया, मुझे थोड़ा जो बिगिन विद थोड़ा मुझे एक ऐसा डाउट है यार कि अगर रिवाइज स्क्वाड ही था तो पहले डेडलाइन क्यों दी गई थी? क्योंकि रिवाइज स्क्वाड में हमने देखा अदर देन इंजरी भी चेंजेस किए गए, जैसा यशस्वी हाँ। जायसवाल को बाहर निकाल के वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया गया। बट खैर, कमिंग टू द स्क्वाड, स्क्वाड इंडिया का इन्फॉर्म टीम है। और जैसा आपने बताया कि इंडियन टीम का ग्राफ 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऊपर गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि इंडियन टीम ने अपना अप्रोच बदला। स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखो तो इंडियन टीम काफी एग्रेसिवली खेली है व्हाइट बॉल क्रिकेट। हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा है, T20 वर्ल्ड कप के तो हम चैंपियन है। शुरुआत से ही बैटिंग में एक रन रेट मेंटेन करने की इंडियन टीम कोशिश करती है। और इवन इन बॉलिंग हमेशा विकेट टेकिंग उनका अप्रोच रहता है। ऐसा नहीं कि 50 ओवर का मैच है थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा नहीं, पूरा विकेट टेकिंग इंटेंशन और बैटिंग में भी एग्रेशन के साथ इंडियन टीम उतरती हुई दिखती है। और ये स्क्वाड भी उसी हिसाब से बनाया हुआ बनाना एक्सपेक्टेड था। तो और देखते देखते हैं हम कि बैटिंग तो काफी एग्रेसिव है ही हमारी। और बराबर बात बताई है अपने नकुल। वैसा तो डेफिनेटली एग्रेसिव अप्रोच रहा है और काफी चीजों पे काम किया गया है। इंडियन स्क्वाड के बारे में पहले कहा जाता था कि ये बहुत कंजर्वेटिव खेलते हैं, उनको बहुत ट्रोल किया गया कि बहुत संभाल के खेलते हैं। धोनी इरा में जैसे चालू हुआ था कि ये कंजर्वेटिव खेलना हमें हमारे पक्ष में हो रहा था, क्योंकि एंडिंग में धोनी, हार्दिक पांड्या ये सब आके कवर कर लेते थे। अभी वो चीज नहीं, नहीं हो रहा उसमें था एक बीच और था में। कि उस टाइम पे विराट भी अपने चरम पर थे, उनका अगर फॉर्म देखा पीक जाए पर थे। तो वो भी स्पेशली चेस के दौरान इनिंग काफी देर तक लेके जाते थे। और तो रोहित और अभी शिखर स्टार्ट देने वाले थे। बिल्कुल। और अब वो चीज नहीं थी बीच में, लेकिन अभी एग्रेसिव हम लोग स्टार्टिंग से ही हो रहे हैं। तो आप अगर स्क्वाड का कॉम्बिनेशन अगर देखो नकुल, तो हम लोग खिला रहे हैं 6 बैट्समैन जिसमें 2 विकेट कीपर है। और जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है इस बार। तो डेफिनेटली उनके लिए उनको देखा जा रहा है फ्यूचर कैप्टन इंडिया का। ऑलराउंडर हेवी जा रहे हैं हम लोग 4 ऑलराउंडर के साथ, जिसमें 3 स्पिन ऑलराउंडर है और फिर 5 बॉलर्स है ओवरऑल 15 के स्क्वाड में। तो पता नहीं क्या है, बट इस बार बहुत ज्यादा बैटिंग को डेप्थ देने की कोशिश की गई है और स्पिन हेवी भी हो गया है अपना अटैक। नहीं, वो स्वानंद मुझे लगता है ये जरूरी भी है, स्पेशली अब दुबई की अगर कंडीशन देखो। और हमने जो वर्ल्ड कप देखा था, जो कोविड के बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, उसमें हमने देखा था कि हमेशा चेस करने वाली टीमें जीत रही थी, और कितना भी टोटल बनाया तो वो कमी पड़ते हुए दिख रहा था। तो जितना हम बैटिंग हेवी या ऑलराउंडर हेवी जाएंगे, उतनी बैटिंग में डेप्थ रहेगी अच्छी। और जो कि इवन इफ इंडिया बैट्स इन द फर्स्ट इनिंग, एक बड़ा स्कोर करने में मदद करेगा। ये बिल्कुल मदद कर सकता है, बट मेरा कंसर्न यही है नकुल कि ये जो भी सिलेक्टर्स का थॉट प्रोसेस इसमें रहा होगा, ऑफकोर्स अभी आगे की स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से प्लान की जाएगी। लेकिन कहीं
यहाँ बैलेंस बनाने के चक्कर में ओवर कंपनसेट नहीं कर दिया हो, कि जहाँ पे हमने ऑलराउंडर्स के साथ बॉलिंग और बैटिंग का बैलेंस करते हुए ये हमारी बॉलिंग का मेन लाइनअप तो हमने थोड़ा सा ज्यादा छेड़ नहीं दिया है। नहीं, छेड़ तो दिया है यार, लेकिन मेन हमारी कमर बॉलिंग में वहां पे टूटती हुई दिखी जब बुमराह आउट ऑफ कंटेंशन हो गए पूरी तरह से। तो एक सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के लिए तो ये टफ डिसीजन रहा होगा। बिल्कुल इंजुरी प्रोन रहा है, जैसे बुमराह का गैप बहुत बड़ा गैप है, नकुल आपने नाम लिया, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा, उनको अभी टीम में वो परफॉर्म करके इनमें से किसी एक को स्टेप आउट करके वो मैजिक करके दिखाना पड़ेगा। वो सारे रोल्स जो मिडल ओवर्स में, सेकंड स्पेल, फर्स्ट स्पेल में और डेथ में बुमराह करते थे, किसी एक को या सब तीनों को मिलके अभी वो रोल उठाना पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर इन इस टीम की ओवरऑल हम लोग बात करें तो इंजुरी की वजह से एक चेंज था, और वरुण चक्रवर्ती को लास्ट मोमेंट पे यशस्वी जायसवाल के जगह पे स्थान देना, नकुल यार कितना ये डिसअपॉइंटिंग है यशस्वी ये जायसवाल जायसवाल का के जो, लिए। ये जायसवाल के लिए तो झटका है, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो उस मैच में विराट कोहली इंजोर्ड हुए थे जब जो इंग्लैंड ओडीआई की सीरीज में हुआ, और पहली मैच में विराट कोहली खेलने वाले थे, वो इंजोर्ड हो गए। उनकी जगह पे श्रेयस अय्यर आए, अय्यर उन्होंने है। बेहतरीन परफॉर्म किया। अगर वो नहीं होता तो शायद हम जायसवाल को स्क्वाड में देखते और श्रेयस अय्यर को बाहर देखते। शेर शेर तो बाहर एक बैठे रहते थे। बहुत मतलब इसको बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से ग्रैब करना, वो श्रेयस अय्यर ने किया। और लेकिन खैर यशस्वी जायसवाल पे तो अभी अभी वो टीम में नहीं तो ज्यादा बात नहीं बनता है। बट ओवरऑल बैटिंग अपना बहुत बैलेंस्ड है और बहुत तगड़ा है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इंडियन टीम एग्रेसिव होकर चलती है, और वो एग्रेशन लीड करते हैं हमारे कप्तान रोहित शर्मा। और नीचे तक कंप्लीट बैलेंस और एग्रेशन दिखता है टिल अक्षर पटेल आने तक। प्लेयर्स टू वॉच आउट इंडिया के, यार काफी नाम है, इतना स्टार स्टडेड ये अपना बैटिंग नाम अभी स्क्वाड जो आपको दिख रहा है। रोहित शर्मा पे सबकी नजर जरूर रहेंगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था लास्ट, उसमें लीडिंग रन स्कोरर रहे थे रोहित शर्मा, 300 के ऊपर रन बनाए थे उन्होंने 5 मैच में, टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। बट वो रोहित शर्मा और आज के रोहित शर्मा शर्मा में बहुत फर्क है। इस बार रोहित शर्मा प्लस वीरेंद्र सहवाग बन के आ रहे हैं। तो वो जो उनका स्टार्टिंग में ही पहले 10 ओवर में ही 100 बनाने की जो कोशिश वो आजकल कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित और विराट का कॉम्बिनेशन तो आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट, जो लिस्ट है हमारी उसमें। आपको क्या लगता है नकुल? नहीं, रोहित विराट का कॉम्बिनेशन इज ऑफ कोर्स टू वॉच आउट फॉर। इसके अलावा मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में एक 50 से 80 के रन भी बना देते हैं तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे। चेज रहो या पहली बैटिंग रहो, पहली बैटिंग रही और श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो इंडिया के 350 रन बनने तय है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जितने भी प्लेयर्स के हम लोग नाम ले, हम लोग टीसीपी पे यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि फॉर अस, इंडिया के लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, अगर एक नाम हमें लेना हो तो दैट इज श्रेयस अय्यर, यूनिफाइड। और उसके पीछे का रीजन है, मैं आपको बता दूं, श्रेयस अय्यर अभी भी चर्चा में आए हैं। जब पहले मैच में उनको मौका मिला तो बोल रहे थे कि जैसा आपने बताया नकुल कि शायद वो पहला मैच खेलते भी नहीं। तो अगर नहीं खेल रहे थे तो मेरे लिए वो भी सरप्राइज था कि क्यों नहीं खेल रहे थे भाई, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट नहीं हो। अब श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस देखो नकुल, आईसीसी इवेंट 2020-23 का ओडीआई वर्ल्ड कप में 530 रन उन्होंने बनाए थे 11 मैचेस में। वो पहले इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने 500 के ऊपर रन बनाए इन एन आईसीसी वर्ल्ड कप। तो ये एक अपने आप में एक उनका लिए रिकॉर्ड था। उसके बाद का आप उनका परफॉर्मेंस देखते जाओ। आप उसके बाद अगर देखोगे, अभी इस विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने जो 2024-25 का विजय हजारे ट्रॉफी हुआ, उसमें उन्होंने 5 मैचेस खेले, 325 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज है। एक में उन्होंने 137 बनाए हैं, और एक में 114 बनाए हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने इंग्लैंड के टूर में उनको देखा कि इंग्लैंड के टूर में भी उन्होंने स्कोर्स क्या क्या बनाए हैं। उन्होंने बनाए 59, 44, 78, 60 का एवरेज, 180 प्लस रन इन 3 मैचेस। ये बंदा सिर्फ डोर पे नॉक नहीं कर रहा है, वो लात मार के दरवाजा तोड़ के अंदर आया है। और ये बंदा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर तो आया और यशस्वी को बाहर भी भगा दिया। यशस्वी को बाहर बिठाया है, वो अनफॉर्चुनेट है। बट ये बंदे का आई थिंक, आप अगर बोलोगे नकुल, अगर मजाक में भी बोलोगे तो यशस्वी जायसवाल को लात मार के बाहर विराट कोहली ने भगाया है, जैसे जैसे यार नहीं। वो है यार, लेकिन इसके अलावा आपको कौन लगता है अपने मतलब बॉलिंग में की बॉलर्स कौन रहेंगे आपके? की बॉलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इस बार रहेंगे। मोहम्मद शमी बहुत लॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, वो जल्दी फॉर्म में आएंगे। लेकिन जो लीड बॉलर का आपको अगर देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव शायद ही सारे मैचेस खेले।
क्योंकि बैटिंग वो भी कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहेंगे, टीम का कोच एंड स्टाफ अगर वो बनाना चाहते हैं, तो आप लोग देखोगे कि अक्सर जडेजा शायद साथ में खेले, और थर्ड में वो शायद अदर वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप का चांस बने, या तो फिर वो सुंदर को भी चांस दे सकते हैं। इन दैट केस फास्ट बॉलिंग पे somebody हैज टू फिल इन बुमराह शूज, जो मैंने बताया था। और अर्शदीप के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो बताए कि मैं सिर्फ क्रिकेटर ऑफ द ईयर टी T20 ट्वेंटी का वो स्पेशलिस्ट नहीं है। नहीं, मैं, हाँ, मैं ओडीआई में भी इंडिया के लिए वो कर सकता हूँ। इट्स हाई टाइम ही डज दैट। यस, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मुझे मैं प्लेयर्स टू वॉच आउट में एज अ बॉलर मैं रविंद्र जडेजा का भी नाम ऐड करना चाहूंगा। एक तो वो ऑलराउंडर की अपनी हैसियत लेके आते हैं, और जब मौका रहता है, जब जरूरत रहती है टीम को, तो बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की है अभी रिसेंटली, और वो भी अगर आप उनका पास देखोगे ना, तो वो भी काफी कुछ प्रूव करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। T20 वर्ल्ड कप भले इंडिया ने जीता, पर उसमें एक कोई अगर ऐसा प्लेयर था जो परफॉर्म उतना अच्छा नहीं किया, वो था रविंद्र जडेजा। तो इस ये टूर्नामेंट मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन करना चाहेंगे, और जो स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग डालते हैं, वो उनके हमें दुबई में काम में आएगी। कंसर्न्स एंड वीकनेसेस, नकुल, बिग क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? बिग क्वेश्चन फाइनल, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना कि मैं आउट ऑफ द टीम अगर मैं बात करूं, तो एक मुझे सबसे बड़ा जो कंसर्न है। आज भी मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था कि गौती भाई और अजीत आगरकर के बीच में उनमें कुछ चर्चा हुई कि विकेट कीपर को लेके, कि कौन विकेट कीपर बनाया जाए, पंत को लिया जाए। तो एक आउट ऑफ ड्रेसिंग रूम में जो चीजें बाहर आ रही है, बीजीटी के दौरान भी आई, तो सब कुछ ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। उसका असर टीम के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ऑन फील्ड, जैसा हमने कहा कि ये जो लास्ट मिनट चेंजेस किया गया, वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, तो कंसर्न ये है कि इतने स्पिनर को लेके जाना क्या जरूरी था हमको? वरुण हाँ, चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, इतने स्पिनर कुलदीप की जरूरत यादव। और दुबई पूरी पाटा फ्लैट पिचेस होती है यार, और अगर बाई चांस ओस पड़ती है तो स्पिनर को उतनी मदद भी नहीं मिलती है। तो यार, ये मेरे लिए कंसर्न है कि हमारा स्पिन कॉम्बिनेशन। नहीं, बिग कंसर्न है। आई थिंक इट्स द एलिफेंट इन द रूम, हर जगह इसी की बात हो रही है कि 5 स्पिनर्स को लेके जाना, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हमने रवि चंद्रन अश्विन को भी अलग पॉडकास्ट में इस पे सवाल उठाते हुए देखा, एंड खास करके जब दुबई में मैचेस है। दुबई का रिकॉर्ड है नकुल, हमने देखा है 2021 के वर्ल्ड कप में जहां पे इंडिया की बुरी हालत हुई थी। दो चीजें हैं दुबई के लिए, दुबई में स्पिनर्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है, और सेकंड बात यह है कि जो चेस करता है वो यूजुअली मैचेस जीतता है। वहां पे रिकॉर्ड है आईसीसी 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें टोटल जो मैचेस हुए थे नकुल, 45 मैचेस में से 29 मैचेस चेस करते हुए जीते गए थे। इतना हेवी वन साइडेड अफेयर हो जाता है, तो टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंसर्निंग चीज यहाँ पे ये है, दो एक कंसर्न चीज 100% ये है कि बॉलिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो थिंक टैंक है और जो स्ट्रेटेजी इंडिया की जो अभी हुई होगी, कि उन्हें नहीं दिखा कोई ऐसा बॉलर कि जिसको बुमराह के अब्सेंस में हम लोग लाए। वो नहीं समझते कि युजवेंद्र चहल इसके लिए बने हुए हैं। वो नहीं समझते कि हम किसी और प्लेयर को, आकाशदीप या और कोई फास्ट पेसर को, सिराज को यहाँ पे चांस दे। अगर उनका थिंकिंग ऐसा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनका लॉजिक यही है कि हमारा सब बैटिंग भरोसे है। जो हमारा वीकनेस बॉलिंग है इस बार हमारा है वीकनेस बॉलिंग, जो सरप्राइज हूं मैं कहते हुए, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप में आई थिंक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप था। तो अगर वीकेस्ट है भाई बॉलिंग हमारे अटैक, तो हम लोग बैटिंग से उसको कहीं पर हम लोग कंपनसेट करने की कंपेंसेट कोशिश कर रहे करेंगे। नहीं, बॉलिंग, नॉट ओनली स्पिनर्स, अगर आप फास्ट बॉलिंग की कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन देखो, तो अर्शदीप ने लीडिंग टू दिस टूर्नामेंट सिर्फ एक वनडे मैच खेला है। हैं। हर्षित हाँ, राणा, हमें पता है थोड़े ऑन ऑफ रहते हैं वो, और वो कैसा उनके तरफ मोमेंटम रहा तो बॉलिंग डाल देंगे अच्छी, लेकिन सिर्फ शमी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, बट वो भी अभी इंजरी से आए। तो ओवरऑल बॉलिंग जैसा हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बॉलिंग अगर हमारी अच्छी गिरती है तो ही हमारे चांसेस बनेंगे, नहीं तो थोड़ा मामला डामाडोल रहेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है नकुल, कि टॉसेस का अपना रिकॉर्ड भी काफी अच्छा नहीं रहा है। रोहित शर्मा का वर्स्ट हिस्ट्री रहा है टॉसेस में। एक 2024 जनवरी में एक टाइम था जबकि ही वॉज ऑन 11 लॉस इन टॉसेस। वो स्ट्रिक्ट था उनका, जो उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट ब्रेक हुआ, लेकिन वो उनका रहा है। तो अगर टॉस जीतो मैच जीतो वाला किस्सा आया, तो इंडिया का वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इसको भी एक वीकनेस करके कमेंट में डालना चाहता हूँ। नहीं, वो तो बस खैर यार, अभी देखते हैं अभी एक्चुअल पिच और वो सिचुएशन कैसे, क्योंकि कैसा है, जो हमने T2021 T20 वर्ल्ड कप की बात की, वो उसका होस्टिंग नेशन इंडिया था।
तो उन्होंने, हाँ। इंडिया ने अपने हिसाब से पिचेस बनाई थी। अभी होस्टिंग नेशन इज गोइंग टू बी पाकिस्तान। देखते हैं वो शायद ये ट्रेंड चेंज कर दे पाकिस्तान। स्ट्रेंथ्स क्या लगते हैं ट्रेंड आपको नकुल? ट्रेंड में तो हमने जैसे शुरुआत में कहा, इंडिया का बैटिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सब लोग अपने फॉर्म में। कोहली को भी हमने रिसेंटली 50 मारते हुए देखा है। रोहित ने भी सेंचुरी मारी है। रोहित तो एक, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक सेल्फलेस एग्रेशन लेके आते हैं कि उसको, उनको कोई हाँ। खुद की विकेट की नहीं पड़ी होती है, उनको सिर्फ टीम टीम की पड़ी होती है। तो रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस अय्यर, उसके बाद नीचे केएल राहुल। केएल राहुल हमने वीकनेस का, मैं चाहता हूं कि टीम में पंत आए, और गौती भाई बार बार बात कर रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में मेंटेन करना चाहते हैं, तो होपफुली पंत अपनी जगह बनाएंगे उस कॉम्बिनेशन के चलते। पंत तो को बट खिलाना चाहिए, स्टिल, खास करके सिक्स पोजीशन पे, सिक्स नंबर पे रोहित, केएल राहुल इज मेरे हिसाब से यूजलेस। उसको आप थर्ड फोर्थ नंबर पे भेजो तो कोई काम का है। सिक्स पे तो बैट घुमाना है, आप पंत को भेजो यार। वो तुमको आते बराबर आड़े तो, टेढ़े शॉट मार के देगा। तो सानंद, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे बैट्समैन और हमारा बैटिंग में अप्रोच, ये दोनों चीजें हमारी स्ट्रेंथ बन के उतर रही है इस टीम, इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यार वो तो आई टोटली अग्री कि यार अग्रेशन जो है स्टार्टिंग से वो अलग लेवल का रहेगा। एक आई थिंक मेरे हिसाब से जो इंडिया का हमेशा से स्ट्रांग सूट रहा है इज द मिडिल ओवर्स। आप बॉलिंग की भी बात करोगे मिडिल ओवर्स में, तो जो 11 to 40 ओवर वाला पीरियड है जहां पे अपने स्पिनर्स या जो के स्ट्राइक रेट नीचे लेते हैं या पार्टनरशिप्स बनने नहीं देते। हमने इंग्लैंड सीरीज में वो देखा कि इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा हो रहा था, 80 80 70 रन बना रहे थे 10 ओवर में, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई पार्टनरशिप्स नहीं हो रही थी। तो वो बॉलिंग का जो डोमिनेशन अपना है, आई होप कि वो एज अ स्ट्रेंथ दुबई में भी हमारा चले। और दूसरा, मिडल ओवर्स का स्ट्रेंथ अपना है बैटिंग का। आप अगर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से ओडीआई का रिकॉर्ड देखोगे तो आ, अपना हाईएस्ट एवरेज है, 42 का एवरेज है, सॉरी 40 का एवरेज है इंडिया का मिडिल ओवर्स में विद स्ट्राइक रेट ऑफ 90, जो आई थिंक सेकंड टू न्यूजीलैंड है सिर्फ, कि जो अच्छा खेल रहा है। तो वो अपना 40 का एवरेज है, पावर प्ले में अपना 101 का स्ट्राइक रेट है, 41 का एवरेज है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, और दैट इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इन ओडीआई क्रिकेट, जिसमें विराट यस कोहली यार, वो हमारा बैकबोन है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर। ओवरऑल क्या रेट करेंगे नकुल आप इंडिया की टीम को? ओवरऑल अपनी टीम को मैं अच्छा रेट करूंगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बैटिंग डोमिनेटिंग टूर्नामेंट रहेगा ये, और जिसमें अपने बैटर्स अच्छा ही खेलेंगे। लेकिन वही 7 आउट ऑफ 10 यार, मैं मतलब बॉलिंग ही मेरे को थोड़ी प्लस माइनस लग रही है। मैं भी 7 ही बोलूंगा, क्योंकि इस बार वीकनेसेस जो है वो काफी क्लियर है। और आई होप कि जीजी और टीम को भी वो एब्सोल्युटली क्लियर हो, और उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाए। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो टीम की स्ट्रेटेजी बन के आ रही है, जो बैटिंग डिपेंडेंट अभी टीम अपनी बनेगी, उसकी क्लैरिटी प्लेयर्स को पहले से हो, कि ऐसा नहीं हो कि बैटिंग गिर जाए और फिर बॉलिंग बॉलर्स के या ऑलराउंडर्स के भरोसे बैठे हो। ऑलराउंडर्स आपके बैकअप है, आपके मेन बैटिंग लाइनअप को चलना है। मेरे हिसाब से वो अगर काम कर जाता है तो हमारे चांसेस काफी है। सेमीफाइनल के तो हम लोग पक्के दावेदार है, तो उस हिसाब से मैं भी इसको 7 ही बोलूंगा ना। नहीं नहीं, पक्का पक्के दावेदार भी है, और हम, मैं तो, मुझे तो लग रहा है फाइनल तक जाएगी ये टीम। तो यार स्वानंद, अभी पाकिस्तान की टीम, जैसा हमने इंडिया के बारे में बात किया कि ड्रेसिंग रूम में बैकग्राउंड में कुछ चीजें हुई और हो रही है इनफैक्ट, तो पाकिस्तान भी इससे कुछ दूर नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ और उसके बारे में और उनके सिलेक्शन के बारे में, उसमें जो भी बायसेस है, काफी चर्चा हो रही है। और रिसेंटली उनके जो कोच थे, जेसन गिलेस्पी, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन उन्हें भी इन सब चीजों की वजह से उन्होंने टीम छोड़ दी, और अभी आकिब जावेद उनके कोच है। एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि आकिब जावेद इज द कोच, इंटरिम कोच, एंड ऑल्सो ही इज मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी एज वेल। यार तो ये तो मैं पहली बार लाइफ में देखा कॉम्बिनेशन कि बंदा कोच भी है और पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी भी है। बट एनीवे, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान है। लेकिन अगर उनका हम कॉम्बिनेशन देखें, तो दे आर कमिंग विथ 4 बैटर्स, 4 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर्स एंड 5 बॉलर्स। तो उन्होंने भी अपने तरफ से एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है इस टीम में। बट उनका जो सबसे बड़ा नाम है, जिसको वो अभी बोलना बंद कर दिया है, जो कि बाबर को विराट से ऊपर समझते थे, बट वो पूरा फ्लॉप चल रहा है फिलहाल। टेस्ट वॉच आउट कौन लग रहा है आपको इसमें? यार फकर जमान मुझे लगता है कि वो काफी इम्पैक्टफुल रहेंगे पूरे टूर्नामेंट में। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा शिखर धवन को ये टैग है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट है। ये भले बायलैटरल या ट्रायलैटरल सीरीज में ये अच्छा नहीं करे, ट्रायंगुलर सीरीज में, बट ये आईसीसी इवेंट आता है तो शिखर धवन एक्टिव हो जाते हैं।
वैसे पाकिस्तान के लिए फकर जमान है, और आई थिंक उनका काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहेगा। हम लोग काफी फोकस करते हैं रिजवान और बाबर आजम पे। आपने मेंशन किया बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, रिजवान उल्टा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से फकर जमान इज प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, वो पूरा टूर्नामेंट मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे। मैं उसमें एक और नाम ऐड करना चाहूंगा स्वानंद, वो है अ, सलमान आगा का। अगर आप सलमान आगा का फॉर्म देखें, रिसेंटली काफी अच्छा रहा है। वो हम्म। टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेले, ओडीआईज भी अच्छे खेले। उनके उनके नाम पे रिसेंटली उन्होंने 350 रन के चेज में सेंचुरी भी बनाई, और एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी बन के आते हैं। तो ही इज अ गुड ऑलराउंडर इन पाकिस्तान टीम, एंड ऑल्सो इज इन वेरी गुड फॉर्म। तो सलमान आगा और जैसा आप कह रहे हो फकर जमान, ये दो प्लेयर काफी की रहेंगे उनके लिए। कंसर्न्स और वीकनेसेस, यार वैसे तो अभी देखा जाए तो इनका स्क्वाड काफी सफल हुआ है और काफी आपको नए नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑलराउंडर हेवी, अगेन ये स्क्वाड भी ऑलराउंडर हेवी गया है। बट मेन मुझे वीकनेस जो यहाँ पे दिख रहा है नकुल, कि जो इनके पास स्पिनर्स हुआ करते थे इमाद और शादाब, वो नहीं है टीम का हिस्सा। और अभी आप अगर स्पिनर्स देखोगे तो मुझे अभी भी पूरा वो जगह अभी भी खाली दिखती है, या फिर अभी भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे टेस्टेड स्पिनर्स इनके ये स्क्वाड में मिसिंग है, तो पूरा हेवी पेस डिपेंडेंट है ये। और सौरभ, मुझे एक सरप्राइज हुआ कि अगर आप रिसेंटली पाकिस्तान के टेस्ट टूर देखोगे, पाकिस्तान में जो हुए इंग्लैंड का और रिसेंटली वेस्ट इंडीज का, उसमें नोमान अली काफी बढ़िया बॉलिंग डालते हुए दिखे। तो नोमान अली इस टीम में नहीं है। वो दोनों टूर पाकिस्तान में होते, उन्होंने बेहतरीन स्पिन बॉलिंग डाली थी, और लगभग आधी टीम आउट करने में वो सफल हो रहे थे। तो यार, उनका नाम नहीं आना मेरे लिए सरप्राइज था इस वनडे टीम में। तो हम्म। एनीवे, कमिंग टू द वीकनेस अगेन, इंजुरी में वो सबसे ज्यादा मिस करेंगे साइम अयूब को। साइम अयूब जिस फॉर्म में चल रहे थे हाँ। ओडीआई क्रिकेट में, राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टूर। तो यार, ऑस्ट्रेलिया में जो टूर में ओडीआई सीरीज जीती और पाकिस्तान में, उसमें मेन हिस्सा थे साइम अयूब, और उनका नहीं होना बहुत खलेगा पाकिस्तान को। और साइम तो, और इसके अलावा उनका बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान हमेशा जाना जाता है उनकी बॉलिंग के लिए। बट इस बार है उनकी टीम में हारिस है, नसीम शाह है, उसके बाद में शाहीन शाह अफरीदी है। बट ये वो पूरा आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग अटैक है। हाँ। मतलब इनसे ये बॉलिंग अटैक ऐसा है कि जो टीमें को उनके डर नहीं लगेगा, विच इज वेरी स्ट्रेंज फॉर अ पाकिस्तानी टीम। तो साइम का नहीं होना ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और पाकिस्तान का आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग अटैक, ये उनका आज के डेट में सबसे बड़ा वीकनेस है। नहीं, एकदम सही बात बताइए। आई थिंक ये वो उस लेवल का पाकिस्तान के वो तिकड़ी मानी जाती है कि वो वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस की वैसे तिकड़ी हुई थी, वैसे अभी आजकल शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ और नसीम शाह को माना जाता है। आई थिंक नसीम शाह इसमें से बेस्ट है तीनों में से। बट वो उतना उनको मिलती नहीं है विकेट जितना वो परेशान करते बैट्समैन को। बट सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन तीनों को क्लैरिटी है, उनको टीम से क्लैरिटी है कि उनको कहाँ पे कैसे बॉलिंग करना है। साहिल शाह अफरीदी आपके ओपनर है, वो आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं। उसके बाद हैरिस रॉफ मिडिल ओवर्स में आते हैं, नसीम शाह स्टार्टिंग और एंड दोनों में आपको अच्छा करके देते हैं। वो क्लैरिटी होने के बाद भी परफॉर्मेंसेस आर लैकिंग। तो आई थिंक वो चल गए तो स्ट्रेंथ है, नहीं तो ये सबसे बड़ा वीकनेस होगा पाकिस्तान में। स्ट्रेंथ पे अगर आए स्वानंद हम, तो क्या मेन चीजें हैं जो पाकिस्तान को एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा सकती है? वंस अगेन आई थिंक देयर बैटिंग विल हैव टू टेक देम टू फाइनल्स, क्योंकि बॉलिंग का हमने बताया कि वो इम्पैक्ट रहेगा उनका। लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग में वो लैक ऑफ फॉर्म की वजह से, और जो भी मिडिल ओवर्स में वो लोग कवर नहीं कर पाते, इंडिया के अपोजिट जो मैं बात करूँ उनकी अगर, तो जो मिडिल ओवर्स में वो मैच काफी छोड़ देते हैं या पार्टनरशिप्स बनने देते हैं, बॉलिंग उनको मैचेस ज्यादा नहीं जिता सकती है। दे विल क्रिएट मोमेंट्स इन अ मैच जहाँ पे ये इनका पल्ला हावी हो जाए। हेवी लिफ्टिंग आज भी उनके टॉप थ्री को करनी पड़ेगी। फकर जमान, बाबर आजम और रिजवान, यही उनकी स्ट्रेंथ है। वो चलेंगे एक दूसरे के साथ, पार्टनरशिप्स बनाएंगे, तब जाके आपको अच्छे स्कोर्स दिखेंगे बोर्ड पे। स्वानंद, मुझे एक और स्ट्रेंथ लगती है पाकिस्तान की, आई डोंट नो ये स्ट्रेंथ है या नहीं है, बट जो हमेशा एक चीज पाकिस्तान की टीम के साथ एसोसिएट की जाती है, वो है उनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी। जब जब पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि ये टीम अच्छा खेलेगी, तब अब वो टीम बहुत अच्छा खेलती है। वो 92 का वर्ल्ड कप विन हो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें फाइनल खेले, क्योंकि साउथ अफ्रीका हार गया आखिर में। तो जबकि वो इंडिया और जिम्बाब्वे से भी हार चुके थे। तो यार, ये पाकिस्तान की टीम सबसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑल्सो वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ। आई थिंक ये भी है, और एक एडवांटेज उनको ये भी देना चाहिए कि बहुत सालों बाद उनको होम एडवांटेज मिल रहा है। होम ग्राउंड पे खेलेंगे, यस। होम क्राउड के सामने खेलेंगे, शायद कोई अलग जोश मिल जाए उनको, या सपोर्ट मिल जाए, या डर हो कि वहां से जूते नहीं फेंक के मारे, क्योंकि वो तो पता है अपने को
क्राउड वहां का कैसे रिएक्ट कर सकता है, हो सकता है नहीं, उस वैसा चक्कर में तो नहीं अच्छा हो कर गया। ले ये लोग। बट मैं तो 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि जैसा हमने बोला था इंडिया की टीम के बारे में कि इंडियन टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है। हम इसमें देखे 2-3 बैट्समैन फॉर्म में है और बॉलिंग तो पूरी पस्त है। तो हाँ कोई भी बाजू उनकी पूरी तरह से पक्की नहीं दिख रही है। हाँ, मेरे हिसाब से भी 6.5 वहीं पे आसपास, ये इंडिया के आसपास घूमेंगे। काफी चीजें उनके लिए भी क्लिक होना जरूरी है फॉर देम टू बी एट देयर बेस्ट। वो क्लिक नहीं होती है यस तो यस। वो एवरेज टीम रहेगी पूरे टूर्नामेंट में। चलिए देखते हैं। स्टे ट्यून गाइस, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके रिव्यूज और आपके ओपिनियंस डालिए टीम के बारे में। हमारे साथ एंगेज रहिए, जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे। मिलते हैं।